नमस्कार। आप सभी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि ये सुपर टेट की सीढ़ी का पहला सीढ़ी है। अगर सुपर टेट एग्ज़ाम में आपको पेपर में बैठना है तो आपको ये क्वालिफाई करना होगा, इसलिए पूरी मेहनत लगन से आप तैयारी कर रहे होंगे, हमें ऐसी आशा है। और आपकी इस तैयारी में हम छोटा सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं EVS के माध्यम से। अंतिम तैयारी हमने बना दी है आपके लिए, ये वीडियो अंतिम है, इसके अलावा अब हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो इन जो 3 वीडियो बने हैं, एक ये है और 2 और बन चुके हैं पहले ही, तो उन वीडियो के आधार पर अपने EVS का टॉपिक क्लियर रखिएगा तो आपको ये आसानी होगी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो आप क्वेश्चन की कैटेगरी तो पहचान चुके होंगे 2 वीडियो के माध्यम से, और तीसरा वीडियो ये भी है, इसमें भी एक अलग ही लेवल के क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, उस आधार पर हम टॉपिक क्लियर आपको कराते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्पीड में बढ़ा के मत देखा करिए। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई का है, जिंदगी बनाने का है। अगर आप गाने को नॉर्मल स्पीड में सुनते हैं, गाने तो नहीं कभी स्पीड में सुनते, लेकिन पढ़ाई को ही स्पीड में सुनते हैं। क्यों? जो जिंदगी बना रहा है उसको ही स्पीड में निकाल के भगाना चाहते हो आप? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मल स्पीड में और कॉपी में नोट डाउन करते हुए पढ़ा करिए, ऑनलाइन भी, तभी ये सार्थक है ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल से। क्लियर है? समझदार हैं आप सभी। तो हम बिना किसी देरी के ये PDF का पहला क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है वो स्टार्ट करते हैं और आपकी सीटेट के तैयारी में योगदान करते हैं। देखिएगा 51, आपको 50 क्वेश्चन तक हम बता चुके थे, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, चित्रकथी वाला। आप 51 से बात करनी थी तो देखिएगा कुछ मैचिंग वाला सिस्टम है 51 क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करिए। कॉलम A और B दिया गया है, कोयला की बात हो रही है, तो कोयला क्या है? पत्थर जैसा कठोर, यानी A का D हो जाएगा। और कोक क्या है? सरंध्र काला। कोलतार क्या होता है? कोलतार काला, जो काला होता है, गाढ़ा द्रव होता है। डामर सुना होगा। पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव। तो क्लियर है, ये आपकी मैचिंग हो गई है और हमने यहाँ से मैच करके दे दिया है इसमें भी, तो आप ये देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा इसको, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ हाउस, घरों से संबंधित कुछ आता है प्रश्न, आपको याद होगा, देखा होगा अगर तो पेपर 52 क्वेश्चन में यही गांवों के सामान्य घरों को सही विवरण से मिलाना है। तो मैच करिएगा इसको कॉलम A कॉलम 2 से। देखिए असम की बात हो रही है, तो असम, और हाँ देखिएगा 5 ऑप्शन है इसमें, यानी 4 ये मिलाने हैं और 5 ऑप्शन दिए हैं, मतलब एक कोई ना कोई तो गलत होगा। सीटेट का बड़ा ही अच्छा पैटर्न होता है, इसलिए सावधानी। असम, असम में याद होगा बांस के घर। और लद्दाख, लद्दाख की बात करें तो छतें चपटी होती हैं, यानी प्लेन छतें होती हैं और लकड़ी की होती हैं। तो देखिए पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छतें चपटी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा लद्दाख को। मनाली की बात करते हैं तो पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं, यानी स्लोप होता है यहाँ के मकानों में। राजस्थान की बात करें तो ये आपका 5वें ऑप्शन से सही होगा, मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी हुई छतें। क्लियर है? तो ये आपका मैचिंग हो गया होगा, यानी ये आपको मिलेगा। तो आपका ये रहा तीसरा विकल्प, यानी A का तीसरा, B का दूसरा, C का 1 और D का 5वां। क्लियर है? तो ये आपका समझ गए होंगे आप और सॉल्व भी हो गया होगा। 53 क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग इमेजिनेशन करना होगा। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, सब सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है, यानी हमारा भारत ऐसे कर्क रेखा पर यहाँ है, यहाँ ये मकर रेखा पर एक देश है, यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ये दोनों अगर कंपैरिजन करें, हम सही से इमेजिनेशन देखें तो ये भारत के लोगों के सापेक्ष जस्ट उल्टे खड़े हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी होगी, आपको ग्लोब रखना होगा, ग्लोब पर एक पुतला चिपकाइए, पुतला टाइप का, उससे अर्जेंटीना पर चिपकाइए, तो ऐसा लगेगा उनके दोनों के पैर हमारे अगर गाड़ दिए जाएं पृथ्वी में, दोनों के पैर मिल जाएंगे, यानी उल्टे खड़े हुए पाए जाएंगे। यानी कैसे? एक बार और देखिएगा, ऐसे आपका ये ग्लोब है, यहाँ पर भारत का व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, यानी इसकी मुंडी ऐसी होगी और यहाँ पर किसकी ऐसी होगी, ये भारत वाले की। तो ये दोनों अगर ले जाएं तो उल्टे खड़े हुए पाए जाएंगे ये, यानी इनके दोनों के पैर यहाँ पर होंगे तो ये उल्टे पाए जाएंगे। तो ऐसे आपका ये लोकेशन समझने का प्रयास करिए। अगला है 54 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 54 कह रहा है अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों यानी दवाओं का अधिक में उपयोग
करते या करके खेतों में बार बार से धान की फसल उगा रहा है, यानी लगातार कौन सी फसल उग रही है, धान की, उसका यह व्यवहार उसे के खेतों की मृदा को क्या करेगा, केवल धान की फसलों के उपयोगी बनाएगा, अन्य फसलों के भी उपयोगी बनाएगा, जुताई और बुवाई के लिए उपयुक्त बनाएगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के अनुपयुक्त बनाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ध्यान से नोट कीजिएगा, यानी अगर किसान लगातार बिना सर्किल बदले, चक्र बदले, फसल चक्र अपनाए अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति सोच रहा है कि बनाए रखेगा दवाओं के माध्यम से या पीड़कनाशियों से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वह लगातार धान अगर बो रहा है तो अंततः किसी भी फसल को उगाने में वह खेत अनुपयुक्त होगा। तो ये होगा चौथा आंसर। इसलिए तो कहा जाता है किसानों को फसल चक्र अपनाइए जिससे नाइट्रोजन साइकिल बनी रहे। समझ रहे हैं, ये याद रखिए। अगला प्रश्न है 55 और देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीचे दिए गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है, उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष होती है। अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से मुश्किल 8 वृक्षों पर ही घूमता है। कौन है? तो इसका आंसर आपको याद होगा, स्लॉथ है ये जीवाणु, ये जीव। ध्यान रखिएगा, ये जीव कौन है? स्लॉथ। भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे वृक्ष पर उल्टा लटकता है और सोता है। कोई भी विकल्प बन सकता है, इसलिए टॉपिक का हमने वो क्वेश्चन उठाया जिसमें पूरी डिटेल है। कितने घंटे सोता है? 17। कितने वर्ष जीता है? 40। कितने वृक्षों पर जीवन बिताता है? तो 8। क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न 56, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं और आप थोड़ा सा अगर एक्टिव नहीं हुए ना, गलत हो जाएगा। देखिएगा, निम्न में दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर या जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, आलू टमाटर। तो ये आप देखें, इसमें किन में बीज नहीं है, गौर करिए। हम उनमें गोला लगाते हैं। करेले में है, बिल्कुल है। खीरा में है। चीकू में होता है, भिंडी में होता है, प्याज में नहीं होता है, नाशपाती होता है, आलू में नहीं होता है, टमाटर में होते हैं। देखिए, प्याज और आलू मिल गए, इनको आप सर्किल कर लीजिए। प्याज देखिए पहले में है, ठीक है, दूसरे में आलू है, तीसरे ऑप्शन में देखिए प्याज भी नहीं है, आलू भी नहीं है, चौथे में आलू है, तो कट गए, बचा क्या? तीसरा। यानी किन के भीतर नहीं है, तो वो अपने आप छट गए। हमने देखा का जिनमें बीज नहीं है उनको सर्किल किया, ऑप्शन में तुरंत एलिमिनेट कर लिया। क्लियर है। अगला प्रश्न 57, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलोंग, दार्जिलिंग, शिमला या लेह। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार ये प्रश्न आ रहा है, तो लेह लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, शीत मरुस्थल के नाम से। अगला प्रश्न है 58। ये प्रश्न भी आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, आपने क्लास में भी कई बार पूछा है, लेकिन इसको आज समझ लीजिए फिर से। 58 प्रश्न प्याज के बारे में कह रहा है। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वह विकल्प चुनिए जिनमें इस चरण का सही क्रम दिया गया है। यानी प्याज की खेती करनी है तो उसमें क्या क्या करोगे, और गौर करिए। पहले मिट्टी की गुड़ाई करते हैं ना, ठीक है, फिर बीज की बुवाई करते हैं। बीज में जो पौधा आ जाता है, फिर उसके जो खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करते हैं। फिर पौधा विकसित होने से प्याज पक जाती है और फिर प्याज को उखाड़ते हैं, उखाड़ के रख दिया। फिर डंठल सूख जाते हैं तो उसके जो बगल के छिकले हैं या डंठल हैं उसको अलग कर लिया जाता है। यही तो चरण होते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, पहले मृदा लिखा है, मृदा को खोद कर नरम बनाना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, ना ये नहीं होता। फिर क्या कहते हैं, बीज को बोना, तो A, C। फिर खरपतवार हटाना, D। फिर क्या होता है, प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, ये सबसे लास्ट में है। यानी क्या है, A है, C है, D है, E है, फिर B है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 58 का है, पहला ही विकल्प देखिएगा, शायद है, हाँ पहला ही विकल्प है। A था, C था, फिर D था, फिर E था और B बाद में। तो ये आपका पहला विकल्प सही है। यानी प्याज को बड़े आराम से समझ लीजिए, अगर खेती थोड़ा सा भी देखी होगी बड़े आराम से समझ गए होंगे। ठीक है। अगला देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 5, 6, 7 या 8 बिंदुओं पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे आपकी होती है, कितने बिंदु हैं ये,
6, यानी 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। ध्यान रखिए ये पूछ लिया गया है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। क्लियर है, तो ये आपका 59 प्रश्न का आंसर है दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न 60, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में किसमें एल्यूमिनियम की खान है? उड़ीसा, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 60 प्रश्न में एल्यूमिनियम की जो खान है वो आपका पहला विकल्प उड़ीसा राज्य में है एल्यूमिनियम कारखाना। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट निकलता है, उससे बनता फिर एल्यूमिनियम है, जो हमारे किचन के बहुत सारे सामान या बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम से। अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से भारत का संघ शासित प्रदेश, यानी भारतीय राज्यों के बारे में बहुत बार समझाया है आपको, राज्य क्लियर कट लोकेशन सहित याद कर लीजिए तो उससे संख्या बन जाती है। तो यहाँ पूछा क्या है, संघ शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय या जम्मू कश्मीर। याद होगा आपको जम्मू कश्मीर राज्य का जब 370 वाला धारा जो हटाया गया ना, तब से ये क्या बन गया, यूटी, यानी यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अगला प्रश्न है वेलक्रो के बारे में। तो वेलक्रो देखिएगा, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से चिपकाने, निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? आइजक ओसिमोव या रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रल, प्रेगोर मेंडल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है जॉर्ज मेस्ट्रल वेलक्रो के आविष्कारक हैं, यानी 62 का 3 ऑप्शन सही है। अगला है 63 प्रश्न, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ की सबसे अच्छी अवधि, यानी जो मधुमक्खी एपी कल्चर है ना, एपी कल्चर क्या होता है, शहद उत्पादन। एपी कल्चर से आप क्या करते हैं, शहद उत्पादन का काम करते हैं। और यहाँ पर गौर रखिएगा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। क्या है, एपिस, हम लिखे दे रहे हैं एपिस इंडिका, ये आपका मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, याद रखिएगा। और मधुमक्खी का जो कृषि है, उत्पादन है या शहद उत्पादन किस में करते हैं, तो एपी कल्चर में करते हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पूछा क्या गया है, मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि। लीची इसलिए दिया गया कि मधुमक्खी पालन लीची क्षेत्र में करते हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार में लीची का उत्पादन होता है, तो मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। और ये सबसे अच्छा होता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। यहाँ पर मधुमक्खियाँ एग लेस करती हैं, यानी अंडे देने का समय होता है उनका, तो इस समय आप पालन करिए जिससे उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 63 का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 64, कुडुक। कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो 64 का ध्यान से आंसर पहचानिए, असम, अरुणाचल, मिजोरम या झारखंड। राइट ऑप्शन है झारखंड। झारखंड राज्य की भाषा है कुडुक। और यहाँ पर एक भाषा में एक शब्द है तोरांग, ये कई बार आया है, इसे याद रखिए। तोरांग इस शब्द का होता है जंगल, जंगल या वन, तो ध्यान रखिए तोरांग का अर्थ क्या है, वन या जंगल। अगला प्रश्न है 65, ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत, दांत लिखा है ये बेटा, दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने से वस्तुओं को कुतरते या काटते रहते हैं। छिपकली गिलहरी, छिपकली कठुआ, चूहा गिलहरी, सांप और गिलहरी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से गौर करिएगा, कई बार एक प्रश्न में एक ऑप्शन होता है और ऑप्शन यहाँ देखिए तीसरा बिल्कुल सही है। और यहीं पर जब सिंगल सिंगल ऑप्शन बनते हैं तो चूहा गिलहरी 2 ऑप्शन बना देता है, तो यहाँ पर आपको फिर गिलहरी के साथ जाना है, ध्यान रखिएगा। अगर अकेले अकेले ऑप्शन है तो उसमें फिर गिलहरी को जाना है, क्योंकि गिलहरी के चूहे के कंपैरिजन ज़्यादा दांत बढ़ते हैं और ये आपका सही हो जाता है फिर गिलहरी अकेला। लेकिन चूहे के भी बढ़ते हैं तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़े में दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 66, ध्यान से देखिएगा। अब ट्रेन वाला है, आपको टाइम कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, बड़े आसानी से इसे देखते हैं। कानपुर स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन की दूरी दी गई है 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18/12/2011 को 23:45 बजे प्रस्थान करके 19/12/2021 को 7:45 बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। इस ट्रेन की औसत चाल पूछिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये आपको पता है। क्लियर है, इतना तो सूत्र याद रखना होगा। अब गौर करिए कब चलती है गाड़ी, 18 को चलती है, पहुंचती कब है, 19 को। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया। और देखिए स्टार्ट कब होती है गाड़ी, देखिए 23:45, यानी 15 मिनट कम है रात के 12 बजे। यहाँ गौर करिए, हमें ये कैसे पता पड़ा कि ये 23 क्या है, तो ट्रेन का टाइम होता है, तो 23:45 मतलब रात के 11:45 पर स्टार्ट हुई है।
और 19 तारीख को 7:45 पर पहुंच गई है। यानी ये तय है कि आपका सुबह 7 बजे ट्रेन कानपुर पहुंच गई है। तो इसमें पूछा गया है 432 किलोमीटर में औसत चाल क्या रही है ट्रेन की। तो यहाँ पर गौर करिएगा, अगर टाइम निकालें तो टाइम जो आ रहा है गौर से देखें तो 15 मिनट इसमें दे दें आप, मान लीजिए 15 दे दिया, तो 15 दे करके आपने इसको कर दिया है 12, और 12 से काउंट करिए, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 बज गया। लेकिन 15 मिनट ये दिया था और 45 मिनट ये है, तो आपका 1 घंटे और है, तो पूरा का पूरा 8 घंटे टाइम निकला है। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और टाइम निकल के आ गया है 8 घंटे। 432 किलोमीटर दूरी है और 8 घंटे टाइम है। तो इसको आपको अब सॉल्व करना होता है। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमने लिख रखी है, टाइम ये है 8 घंटे आया है, यानी ट्रेन को यात्रा में 8 घंटे लगा है। और सूत्र भी यही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको सीधे सीधे देखना है, यहाँ पर टाइम दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड में, देखिए औसत चाल दी गई है और टाइम हमने अभी क्या ले रखा है घंटे में, और दूरी भी किलोमीटर घंटे में दी गई है। तो इसको ध्यान रखिए, पहले मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिए साथ में। 432 बटे 8 घंटे टाइम लगा है इंटू 5/18 से गुणा करा दीजिए। क्यों करा दीजिए? क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में चाल आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम काटें तो ये काट करके आपको सॉल्व मिलेगा 8 का आप जाएंगे 8 5 40 और 8 चौके 32, यानी 54 आएगा। 18 से काटोगे 18 × 54 और फिर 5 और 3 का गुणा करा दोगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और एक बार देख लीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 432 किलोमीटर दूरी दी गई थी, समय लगा था 8 घंटे, और हमने मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन देखे तो हमने समय को बदलने के लिए 5/18 से, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा दिया। तो आपने काटा, 8 से काटा 432 को 54 बार कटा, और 18 से काटा 54 को 3 बार कटा, 5 से 3 का गुणा कराया, आंसर आया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो 66 प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ना एक प्रश्न ट्रेन का ऐसा आता है। अगला प्रश्न है 67, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? यह भी प्रश्न आता है। अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी, अफगानिस्तान। ध्यान से नोट कर लीजिए, कई बार सिंगल ऑप्शन आते हैं, यानी अफगानिस्तान, अबू धाबी, राजस्थान और बर्लिन दे देगा ऑप्शन, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ओनली अबू धाबी। क्लियर है? लेकिन अब जोड़े में आया है तो यहां पर जोड़ा भी यही सही होगा, चौथा ऑप्शन, यानी अफगानिस्तान में भी डेजर्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में अबू धाबी के टीलों की बात होती है। अफगानिस्तान में भी टीले हैं, वहां पर डेजर्ट है, लेकिन क्या करें, पेपर सीटेट में कई बार अलग अलग अकेले अकेले पूछा गया है, तब उसमें आंसर हुआ है अबू धाबी। ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल पूछता है तो अबू धाबी जाइएगा। रेत के टीले कहां पर हैं? अबू धाबी में। अफगानिस्तान में भी मरुस्थल है, वहां भी रेत के टीले हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में यहां पर बगल में रख दे भारत, अफगानिस्तान, अबू धाबी, तो भारत की राजस्थान के थार में भी रेत के टीले हैं, लेकिन नहीं, आंसर क्या माना जाएगा फिर? अबू धाबी, एनसीईआरटी में है। तो ये आपका जोड़े में अगर आता है तो ये दोनों सही हो जाएंगे, जिसमें अबू धाबी होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें डेजर्ट तो है अफगानिस्तान में। और देखिएगा, अभी जो बात हो रही थी दांत बढ़ने वाली, तो गिलहरी और चूहा दोनों सही है, लेकिन अगर अकेला ऑप्शन है तो गिलहरी सही होता है। क्लियर है? 68, हमारे देश के नीचे दिए गए 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है, तो बताइए वो राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपने भोजन के बारे में एक चैप्टर पढ़ रखा है और 68 का आंसर हम बताए दे रहे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। कैसे है, यहाँ गौर करिए, गोवा राज्य है, जो गोवा में आपने सुना था समुद्री मछली नारियल के तेल के साथ, तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं बोला है। और देखिएगा, आपने बात की थी केरल में, तो केरल में क्या होता है? उबला हुआ टेपियोका और नारियल की चटनी, उबला हुआ टेपियोका, कसावा और नारियल की चटनी के साथ खाते हैं, तो केरल गोवा तो कट हो गए अब। क्लियर है? और यहाँ पर तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का आपने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में भी ये नारियल होता है। डोसा आंध्र प्रदेश और वड़ा इडली ये दोनों राज्यों में खाए जाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ऑब्जर्वेशन तेज रखिए, बस आपका प्रश्न होता जाएगा। 69 देखिएगा, 69 प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करती है? ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, ये करंट अफेयर्स का कह सकते हो, वर्तमान परिस्थितियां पर्यावरण की कुछ ऐसी हैं जिस वजह से ऐसे प्रश्न आप बन रहे हैं, तो यानी आपको तात्कालिक
स्थितियों पर भी नज़र रखना होगा। क्लियर है, एनसीईआरटी ईवीएस के अलावा भी। देखिएगा 69 का आंसर क्या होगा। कार्बन पदचिन्ह समझिए पहले, कार्बन फुटप्रिंट है क्या। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगी हैं, उद्योग हुआ या अदर एक्टिविटी ऐसे हैं जिससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। समझ रहे हैं, तो हमें उस स्थिति को समझना है, भोजन की उस आदत को समझना है जिससे कार्बन इंक्रीजिंग ना हो। मांस एवं मछली का खाना, इसमें तो आपका दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिए पहला आपका नहीं है। दूसरा देखिए संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद, ये डिब्बे बंद वाली प्रोसेस समझ रहे हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना ही देना है हमें, तो ये आपका दूसरा गलत है। दूध व दूध से बने पदार्थ, यहाँ पर कार्बन का ऐसा कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ये भोजन की आदत कार्बन के फुटप्रिंट को कम करने मदद कम करे, तो यहाँ पर गौर करिए चौथा ऑप्शन। स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन, यानी जो नेचुरली या जो मौसमी चीज़ें हैं उनके उगाए गए उत्पादन का ही आप सेवन करें, तभी ये आपका कार्बन पदचिन्ह आपका सॉल्व होगा। मान लीजिए आपने दूध, लस्सी, छाछ यही तो उगाया था, यही तो उत्पादन किया था, लेकिन हमने इंडस्ट्रीज लगाई और कोल्ड ड्रिंक बनाई। सोचिएगा क्या ये कार्बोनेटेड वाटर सही है? हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और एनवायरनमेंट में तो कार्बन फुटप्रिंट के लिए बढ़ावा दे ही रहा है। यानी क्या यहाँ पर इशारा किया जा रहा है ऑप्शन से, यहाँ ऑप्शन से इशारा किया जा रहा है कि आप क्या करें, आप स्थानीय रूप से उगाए गए कुछ जो भोजन है उनको ही खाएं, यानी चौथा विकल्प सही है। देखिएगा एक लाइन हमने लिखी है इसमें, कार्बन पदचिन्ह बताता है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं, उत्पादों और स्थानों द्वारा हमारे पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस CO2 मीथेन जारी है। यह 1990 में चर्चा में आया था ज़्यादा कार्बन पदचिन्ह, यानी समझ रहे होंगे ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्यावधि जिनसे CO2, मीथेन, CH4 ऐसे ये गैसें वायुमंडल में जाएं, तो ये वृद्धि होती है, इनमें कमी लाना है तो क्या करना होगा, स्थानीय रूप से उगाए गए यानी मौसमी रूप से उगाए गए भोज्य पदार्थों का सेवन करें तो कार्बन पदचिन्ह कम होगा। क्लियर है, कार्बन फुटप्रिंट। और देखिएगा 70 प्रश्न ये भी दिशा वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा, हम बताए दे रहे हैं, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। आपका घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक कि लैंग्वेज बिल्कुल बेकार है, बकवास कह लीजिए, टाइम को खपाने वाली। असली उद्देश्य कहाँ से निकला, यहाँ से। अतः आप पहले उत्तर जाते हैं, उत्तर यानी नॉर्थ में जाते हैं, ठीक है, और उत्तर जाते हैं, 100 मीटर गए हैं तो 100 लिख लीजिएगा। और फिर क्या कह रहा है, फिर ठीक पश्चिम जाते हैं तो पश्चिम यही दिशा होगी, कितना जाते हैं 75 लिख लीजिएगा। और देखिएगा लंबा सुरंग पथ पार करके अंततः आप 100 मीटर दूर नीचे दक्षिण की ओर जाते हैं, तो ये कितना है 100 मीटर दूर नीचे, तो ऐसे डिजाइन बनेगी, आप देख पा रहे होंगे ठीक दक्षिण में, समझ रहे हैं। तो ये आपका हमने मिटा करके दिखा दिया है। और आप विद्यालय पहुंच जाते हैं, Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर घर आपका कहाँ है, यानी दिशा कहाँ बननी है ये समझिए। हम इसमें बताए दे रहे कैसे आपका है, ये आपका ऐसे 100 मीटर कह रहा उत्तर की ओर गया, फिर 75 मीटर यहाँ गया, यानी 100 ये है, 75 ये है, तो आपका फिर वो दक्षिण ठीक गया, कितना गया 100 मीटर, वो कहाँ पहुँच गया Y पर पहुँच गया है। तो गौर करिएगा Y के सापेक्ष X किस दिशा में है, यहाँ से अगर हम बनाएं तो ये आपकी दिशा बनेगी और सीधे सीधे पूर्व की ओर है, और कितना है 75, यानी गौर करिए ऐसे ही तो था, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 75 तो ये 75, और कहाँ की ओर, पूर्व की ओर, 75 मीटर ठीक पूर्व की ओर है। तो आंसर तीसरा। अगला प्रश्न ये देखिए ट्रेन वाला एक और प्रश्न है, आप बिल्कुल ट्रेंड होके जाइएगा क्योंकि आपका एक ना एक प्रश्न ये आने वाला है, बस टाइम निकालना समझ लीजिए, सॉल्व करना आपको आ जाएगा। 71 प्रश्न कह रहा है, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2022 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 पर गांधाधाम लिखा है, ये गांधीधाम है, पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटे में कहा है, यहाँ चेंज नहीं करना है, समझ रहे हैं, इसमें स्पष्ट कह दिया है किलोमीटर, उसमें मीटर प्रति सेकेंड में था। तो देखिएगा इसको आप समझें अब कैसे निकालें। यहाँ पर 5 जून है, क्लियर है, और यहाँ पर 7 जून है, स्पष्ट आपको लग रहे हैं कितने दिन है, 2 दिन हो गए, क्लियर है। और देखिए 4:15 पर चल रही है और पहुँच कब रही है 3:15, यानी 1 घंटे कम।
क्लियर। और 2 दिन में कितने होते हैं, 24 दूनी 48 दिन होते हैं। 1 घंटे कम तो माइनस कर दो, कितना आया 47 घंटे। यहाँ देखिए टाइम इतने आसानी से निकल आया। बस थोड़ा सा एक्टिव रहिए। 5 जून को ट्रेन स्टार्ट हुई है, 7 जून को पहुँच रही है, 4:15 पर चल रही है, 3:15 पर पहुँच जा रही है, यानी 1 घंटे कम ही तो लगे 2 दिन में। तो 2 दिन में टाइम कितना होता है 48, 1 घंटे कम कर दो तो 47 घंटे, टाइम निकल आया। तो आपने डिस्टेंस और टाइम निकाल ही लिया है, सॉल्व करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको सूत्र याद रहता है। देखिएगा 2640 2640 बटे कितना घंटे था 47 घंटे। बस इसको कटिंग करनी है, तो आप कटिंग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इसको आप कैसे कर लेना, 47 का भाग करके 2640 ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे 5 बार करके देखिए, 5 बार कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 चौके 20, 20 और 3 23, तो ये आ जाएगा 235। यहाँ पर 235 आएगा और 6 बार देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने दीजिए। 14 में से 5 गई 9, यहाँ पर 4 और 4 में से 6 में से 4 गई 2 और 229 आया, 0 अंक उतारा, 290 हो जाएगा। तो लगभग अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार दे के देखिए, 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24, 4 28, 282। तो यहाँ कुछ दशमलव में जाएगा, तो ऑप्शन कितने हैं गौर से देखिए, 56 आया, तो 56 सीधे सीधे ऑप्शन है, दशमलव में है भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प, यानी दशमलव कुछ आएगा, 14 कुछ आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लीजिए, मैथ का है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस खेल किसका है, इतना कैलकुलेशन आ जाएगा आपको, बस खेल है टाइम निकालने का। टाइम आपने निकाल लिया, बड़े आसानी से ये मैथ के सॉल्व हो जाते हैं प्रश्न। क्लियर है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 71 प्रश्न था और एक ये वीडियो बनाया जा चुका है मियावाकी पद्धति का। ये जापानी वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी, जो जापानी विधि थी, इससे जंगल को क्रिएट किया जाता है। बहुत जल्दी से जंगल हमारे मियावाकी मेथड से बनाए जा सकते हैं और ये 30 गुना अधिक घने होते हैं। ये कार्बन स्टॉक को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कार्बन स्टॉक क्या है, कार्बन स्टॉक वो है जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के समय अपने अंदर लेते हैं और अपने अंदर कार्बन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कार्बन स्टॉक। तो क्लियर रहेगा, मियावाकी पद्धति भी आपको क्लियर हो गई है। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रदान करेंगे। एक बार हमें बस कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा कि हाथियों के झुंड में नेता कौन होता है, बच्चा होता है, मेल होता है, फीमेल होता है या बुजुर्ग हथनी होती है, कौन है, बुजुर्ग फीमेल होती है यानी जो वृद्धावस्था की ओर कौन होता है। तो हाथियों के ग्रुप में, एलिफेंट ग्रुप में जो लीडर है कौन होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके भेजेंगे, हमें ऐसी आशा है। और अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम रूप दे दीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज़ हमें ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, उसको भी हम वहाँ पर आपको समाधान करके भेजेंगे। क्लियर है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दीजिए और सफल होकर के लौटिए। सुपर टेट की तैयारी करवाने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।